यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों को दिखाए, बट जब हम लोग इमेज लेके बात करेंगे एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट पिक्सल इंटेंसिटी। आपको पिक्सल इंटेंसिटी लेके सोचना होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। इट हैज़ सम न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। वहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन आप तभी कर सकते हो जब जो डेटा आप रिपीट करवा रहे हो इतने बार, बहुत सारा रिपीट हो रहा है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे इससे पहले क्लास में, मतलब काली जो लिए थे एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप एक पिक्चर लिए हो, उसका बैकग्राउंड सेम कलर है, तो बैकग्राउंड का जो कलर है उसमें तो आपका पिक्सल इंटेंसिटी फिक्स्ड हो जाएगा, है कि नहीं। उसका तो सेम ही कलर है, हम बोल दिए सेम कलर। कोई भी कलर अगर सेम का होगा तो क्या होगा, उसका पिक्सल इंटेंसिटी मोर और लेस सेम होता है, मतलब बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो वो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओबियसली यू हैव टू यूज सम एल्गोरिदम। ऐसे नहीं आप आर्बिटरी अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3a है, अपने हिसाब से आप क्या करोगे, आप तीनों माने 2a को आप क्या कैंसिल आउट कर दोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं, इसका पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आप 3a लिखे हो या 10 जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, 3 टाइम्स यहाँ पे अपीयरेंस इसका हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से या कुछ एल्गोरिदम लगा के आप इसको क्या कर सकते हो, एक दो चीज़ जो है उसको आप घटा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डेटा को जो साइज है, ठीक है, कॉम्प्रेशन करने के लिए मुझे तो साइज छोटा करना होगा। तो साइज आप कैसे छोटा करोगे? जैसे मान लीजिए हम लोग लंबाई पे जो है, अगर इसको आप छोटा करोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ काट के आप बांध दोगे ना, हाथ काट दोगे, पैर काट दोगे, ऐसा कुछ। तो कुछ ना कुछ आपको काटना होगा। और जब हम लोग इमेज लेके बात कर रहे हैं, इमेज को आप कैसे आप छोटा करोगे, उसका जो पिक्सेल्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम अलग कर देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो रिपीटेशन ऑफ डेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली इम्प्लिसिट रिडंडेंसी और एक्सप्लिसिट रिडंडेंसी। एक्सप्लिसिट मतलब डेटा देख के ही आप बोल दोगे इस डेटा के अंदर डायरेक्टली रिडंडेंसी बिट क्या क्या है। मतलब एक्सप्लिसिट मीनिंग ही होता है डायरेक्टली डिफाइन करेगा, स्टेटमेंट जो होगा डायरेक्टली स्टेटमेंट देगा, कोई घुमा फिरा के स्टेटमेंट नहीं देगा। मतलब इफ़ आई टेक दिस एग्जांपल, अगर आपको हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा है आपका 3a + 2b, राइट, यहाँ पे लिखा है 3a + 2b, व्हाट डज इट मीन? आप डायरेक्टली बोल दोगे सर a जो आप डेटा लिखे हो इसके अंदर a जो आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है एंड b जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। मतलब आप डायरेक्टली बोल दे सकते हो। बट मान लीजिए हम कुछ डेटा लिखेंगे, ऐसे कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है मेरे पास कुछ डेटा इमेज के फॉर्मेशन में, आई जस्ट राइट दिस डेटा लाइक दिस 1110, ये जो है आपका 101, ठीक है। इस डेटा को इफ़ आई रिप्रेजेंट दिस डेटा इन दिस वे, अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा लाइक दिस। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये एक ग्रुप हो गया, लाइक यहाँ पे है ये जो है 0, लाइक दिस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली इसको थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। और इसको आप अलग अलग कर दो पूरा, मतलब आई जस्ट सेपरेट दिस वन, ऐसे करके, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे करके आप इसको अलग कर दिए। मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेशन में ही हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बताओ, इस डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो यहाँ से? ये जो हम तो अलग पैरामीटर लिख दिए ना, मतलब मान लीजिए ये जो है मेरा A1 हो गया, दिस इज़ नथिंग बट माई A1, पहले वाला है A1, दिस इज़ नथिंग बट माई B1,
ठीक है। जब हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन में यहाँ पे डाल दिए हैं, दिस इज़ माई A2 सेकेंड पैरामीटर, दिस इज़ माई सॉरी B2, दिस इज़ माई B2, ठीक है, दिस इज़ माई A3, दिस इज़ माई B3, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या जस्टिफाई कर पाओगे? यहाँ से इज इट पॉसिबल आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर सकते हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपका B1 B2 B3 है, कभी भी 0 हो रहा है, कभी भी 1 हो रहा है, ठीक है। A1 A2 A3 है, वो भी कभी भी 0 हो रहा है, कभी भी 1 हो रहा है। मतलब आप कुछ डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ पे आप नहीं दे सकते हो। आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट घुमा फिरा के आपको रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आप डायरेक्टली बोल दिए यार मेरा जो डेटा है उसके अंदर A जो है 3 टाइम्स आ रहा है, B जो है 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस डेटा से आपको क्या पता चलेगा? ये जो डेटा को हम डिफरेंट तरीके से लिखे हैं, इससे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। मतलब बोथ पैरामीटर्स आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये जो इनडायरेक्टली टाइप होता है उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जो डेटा लेके काम करेंगे वो आपका एक्सप्लिसिट रिडंडेंट डेटा लेके ही काम करेंगे। आप देखिएगा वो डेटा वहाँ पे चेंज हो जा रहा है, राइट। बताइए, इम्प्लिसिट थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग टाइप है, क्योंकि डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। क्वांटिटेटिव में एक एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। उस पैराग्राफ से आपको डिफाइन करना है कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट है, कौन सा स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है। तो नॉर्मली एक्सप्लिसिट नाम सुन के सबको लगता है इनडायरेक्ट कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब पूरा उल्टा है। एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट रीजन, डायरेक्ट स्टेटमेंट। और इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सुरेंद्र, यस सर। कुछ मतलब आई नो इम्प्लिसिट जो है पूरा क्लियर नहीं हुआ आप लोगों का, बट इम्प्लिसिट का डिफरेंट एग्जांपल मुझे लेना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ यही याद आ रहा है अभी, ठीक है। हम देखते हैं अगर डेटा रिडंडेंसी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम अगर इम्प्लिसिट का बहुत अच्छा एग्जांपल मिले तो हम बोल देंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी जो है एक्सप्लिसिट जो है ऐसे ही हम लोग एक्सप्लिसिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट को हम लोग ऐसे पार्ट पार्ट करके उसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो ये होता है आपका रिडंडेंसी। पहले बताइए रिडंडेंट ये टर्म का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। यस तो सर। क्योंकि जब भी आप कॉम्प्रेशन करोगे, कॉम्प्रेशन मतलब आप ये मत सोचिए, जैसे मान लीजिए आप क्या बोलोगे कॉम्प्रेशन मतलब ये मत सोचिए उसका ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर दे रहा है और उसका साइज छोटा हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक टाइप का कॉम्प्रेशन होता है, फिजिकल कॉम्प्रेशन होता है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे करके दो साइड से आप प्रेशर दे दो तो छोटा साइज का हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, आप कोई भी चीज़ काटना ये सब कुछ नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है प्रेशर देने से ही, ठीक है। बट यहाँ पे कॉम्प्रेस कर रहे हो मतलब आपको डेटा को इरेज करना होगा, डेटा को काटना होगा। तो कौन सा डेटा को आप रिमूव करोगे? आर्बिटरी तो आप कोई भी डेटा नहीं ले सकते हो। तो डेटा जो रिमूव होगा उसका फर्स्ट जो डेटा का जो फीचर्स है दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड रिडंडेंट। मतलब जो डेटा मेरा रिपीट हो रहा है, हम लोग सारा एल्गोरिथम सारा लॉजिक पहले देख लेंगे, उसके हिसाब से उस रिडंडेंट डेटा को हम लोग रिमूव करने के बाद ही आप देखोगे आपका इमेज का जो साइज है या वीडियो जो फाइल है वो छोटा हो गया है, राइट। तो इसके हिसाब से देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ देखेंगे आज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। 1 मिनट। We have already talked about the different type of
classification of compression just like lossless compression and lossy compression. ओके तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, ट्रेड ऑफ क्वालिटी वर्सेस कॉम्प्रेशन। मतलब हम लोग जो कॉम्प्रेशन करेंगे उसके हिसाब से आपके पास जो भी इमेज है उसका क्वालिटी क्या होगा, डिग्रेड होगा या इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले भी एक छोटा सा इस बोर्ड में एक ग्राफ किए थे। एक्स एक्सिस जो था हम वहाँ पे लिए थे आर के शायद ग्रे लेवल लिए थे और साइज भी लिए थे। तो मान लीजिए ये जो है एक्स एक्सिस मेरा साइज है एंड वाई एक्सिस नथिंग बट माई एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लॉसलेस होगा ना, लॉसलेस डायरेक्ट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब इफ़ यू गो फॉर लॉसलेस कॉम्प्रेशन, ठीक है, इसका साइज देखिए बड़ा है कि नहीं। ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर मान लीजिए ये 50% लेवल पे यहाँ पे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, तो इस इमेज का साइज बड़ा है बट इसका कोई एरर नहीं है, ये एररलेस है। इट मीन्स व्हाट, इफ़ यू गो फॉर लॉसलेस कॉम्प्रेशन, सो आप इमेज का जो आपका साइज होगा आप उसको छोटा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप तो कोई लॉस ही नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, वो जो रिडंडेंट डेटा का जो हम बात बोलते हैं, ठीक है, उस रिडंडेंट बीट जो है बहुत ही कम रिमूव किया जाता है। तो उसके हिसाब से उसका साइज जो है देखिए यहाँ पे मैक्सिमम साइज में बिलोंग कर रहा है एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड लॉसलेस। बट इफ़ यू गो फॉर लॉसी, ठीक है, लॉसी आप मान लीजिए यहाँ पे इतना दूर आप क्या करोगे, आप इमेज का जो डेटा है उस डेटा को आप रिमूव करोगे। मतलब अभी आप लॉसी में जा रहे हो, मतलब उसका जो साइज जो है देखिए लॉसलेस से साइज जो है कम है, यस और नो, लॉसलेस से साइज कम है। तो उसके हिसाब से अगर इतना साइज का इमेज होता है उसके हिसाब से एरर कितना होगा। एरर देखिए इफ़ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस वाई एक्सिस, तो एरर भी कुछ ना कुछ एरर रहेगा, जीरो के आसपास ही एरर रहेगा, बट एरर रहेगा। एरर माने एरर फ्री नहीं होगा, राइट। तो ये होगा आपका साइज। उसके हिसाब से आप देखिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एरर मेरा ज़्यादा होगा। अगर आप एरर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, मतलब डेटा लॉस अगर आप ज़्यादा करते हो मतलब आपका साइज भी छोटा होगा, क्योंकि डेटा तो आप लॉस ज़्यादा कर रहे हो। उसके हिसाब से देखिए इफ़ यू मूव ऑन दिस वन, मतलब हम एकदम टॉप मोस्ट मैक्सिमम जो रिडंडेंट डेटा है, हम उस मैक्सिमम रिडंडेंट डेटा को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे मैक्सिमम जितना हो सके, एकदम मैक्सिमम लिमिट पे। तो इसका मतलब क्या है, यू आर लूजिंग मोस्ट ऑफ द डेटा, राइट। सो व्हेनेवर यू लूज मोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द डेटा, तो आपका एरर तो मैक्सिमम ही होगा। और आप तो मैक्सिमम डेटा को आप रिमूव कर दिए हो तो ओबियसली उसका साइज भी बहुत ही छोटा होगा। देखिए मतलब ये मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है। दैट इट मीन्स व्हाट, इस ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से कोई कंक्लूजन कुछ बोल सकता है, एनी वन ऑफ यू, कोई भी एक कंक्लूजन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। जितना बड़ा साइज उतना कम एरर, जितना एरर उतना साइज छोटा ना। अब पहले लाइन आपका सही था, मैक्सिमम साइज मतलब इट हैज less amount of error, less amount of error, and if I set maximum amount of error या maximum data loss, that means size is minimum in this case। आप ज़्यादा एरर करोगे, ज़्यादा डेटा लॉस करोगे तो आपका इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब आप मैक्सिमम लेवल पे वहाँ पे आप कॉम्प्रेशन कर चुके हो। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे आप कॉम्प्रेशन कर चुके हो। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास लैपटॉप है या आप मोबाइल से भी देख सकते हो, ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, वहाँ से देखिएगा जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लोग अटैच करते हैं, वहाँ पे अटैचमेंट में जो देते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है
आपका आपके पास जो फोटो है दैट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। दैट मीन्स वहाँ पे कैपिटल M×N ऐसा लिखा रहता है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे रहता है। जैसे मान लीजिए आपका जो इमेज है 300×300 ऐसा 300×300 इस फॉर्मेशन में रहेगा। तो आप इस हॉराइजेंटल वर्टिकल ये जो लाइंस नंबर है इसको आप चेंज कर सकते हो, या और एक रहता है वहाँ पे मैक्सिमम इमेज साइज मस्ट बी विद इन 100 KB। देखिएगा ये सारा ऑप्शन वहाँ पे रहता है। ये सुनो, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आज तक, या कोई भी चीज़, ठीक है। वहाँ पे देखिएगा पिक्चर का स्पेसिफिकेशन मेरे ख्याल से रहता है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम कैपेसिटी या साइज स्पेसिफिकेशन एज वेल एज आपका M×N स्पेसिफिकेशन, कुछ ना कुछ वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो मेरा बात ये है, क्या बात बोलना चाहते थे भूल गए यार, क्या टॉपिक क्या था भूल ही गए, क्या बोल ग्राफ से कौन हाँ ग्राफ से रिलेटेड। तो ये जो 100 KB का है, हाँ अगर आप देखिएगा वहाँ पे जब आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर रहे हो या इफ़ यू हैव सम सॉफ्टवेयर जिससे आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, आप देखिएगा मैक्सिमम जितना कंप्रेस कीजिएगा ना उसका रेजोल्यूशन जो है बहुत ही ख़राब हो जाता है कि नहीं। उसका जो रेजोल्यूशन है धीरे धीरे वो बहुत ख़राब हो जाएगा अगर मैक्सिमम लेवल पे, मतलब रेजोल्यूशन ख़राब हो जा रहा है मतलब इमेज क्वालिटी ख़राब हो रहा है, इमेज क्वालिटी ख़राब हो रहा है मतलब आप मैक्सिमम डेटा को आप रिमूव कर दिए हो, मैक्सिमम जो रिडंडेंट बिट है आप उसको वहाँ से हटा दिए हो। इसके हिसाब से आपका डेटा जो है बहुत ही लॉस हो जाता है, एंड उसके हिसाब से आपका इमेज जो है कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, सो ये जो है आपका लॉसी एंड लॉसलेस कॉम्प्रेशन, ठीक है। एंड इसके लिए वी हैव टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम्स है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ये थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड था अबाउट दिस कॉम्प्रेशन मेथड। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं इसके पीछे क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है रिडंडेंसी के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। द क्लासिफिकेशंस आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोडिंग रिडंडेंसी। मतलब यहाँ पे हम लोग जो कॉम्प्रेशन करेंगे रिडंडेंट डेटा लेके कॉम्प्रेशन करेंगे। तो रिडंडेंट डेटा लेके अगर आप कॉम्प्रेशन करते हो, देखिए और भी मेथड है, फर्स्ट हम लोग डेटा रिडंडेंसी मतलब रिडंडेंट डेटा लेके देखेंगे। उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप है। एक है आपका कोडिंग रिडंडेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस पॉलिसी है कोडिंग रिडंडेंसी। उसके बाद है इंटरपिक्सल रिडंडेंसी, उसके बाद है साइको विजुअल रिडंडेंसी। तो तीनों जो रिडंडेंसी है, ठीक है, हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दिस कोडिंग रिडंडेंसी। चलिए कोडिंग रिडंडेंसी में होता क्या है। कोडिंग रिडंडेंसी टेक्निक में मैक्सिमम जो टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड हॉफमैन कोडिंग। व्हाट इज दैट? हॉफमैन कोडिंग, HOF। तो आज हम लोग हॉफमैन कोडिंग नहीं डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इस कोडिंग रिडंडेंसी पे आप कितना डेटा को रिडंडेंट कर सकते हो, कितना डेटा को आप रिमूव कर सकते हो, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग रिडंडेंसी पे जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला आपको जानना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है दिस वन। तो पहले देखिए अच्छा इतना दूर सबको समझ में आए कि नहीं आया, पहले ये बताइए। किसी को कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली।
ये जो क्वेश्चन है किसी को? चलिए, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है ना या सुनाई नहीं दे रहा है? यस ओके ओके, सो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सेट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज डेटा सेट 1। ठीक है, तो डेटा सेट 1, इस ये जो डेटा होगा ये तो इमेज ही है ना, तो इमेज को पहला जो मेरा इमेज है, एंड दिस इज नथिंग बट माई इनपुट इमेज। आप इसको ऐसे सोचिए, दिस इज नथिंग बट माई इनपुट इमेज, एंड इसको हम लोग बोल रहे हैं डेटा सेट 1। तो ये जो इनपुट इमेज है, ये इसमें कुछ ना कुछ तो बिट्स तो होगा ना, है कि नहीं? ये तो कुछ ना कुछ बिट कैरी करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जो ग्रे लेवल बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 0 to 256, 255 होता है 256, तो एक्चुअली इसका रेंज कितना है? 0 से लेके 255। तो 0 से लेके अगर 255 होता है तो मैक्सिमम बिट्स कितना होगा? मैक्सिमम बिट्स आप लोग 256। हाँ, मैक्सिमम बिट्स बोल रहे हैं, बिट्स, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। टू टू द हाँ 2 to the power या 2 to the power 8 कितना होता है? 2 to the power 8 ही होता है यार, 256। ठीक है, हम लोग जो बाइनरी नंबर जो देखे थे, 2 to the power 8 होता है आपका 256, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 256 है इसका मैक्सिमम, और उसका वेरिएशन जो है, मतलब टोटल नंबर है आपका 256, माने पिक्सल जो टोटल नंबर, और उसका मैक्सिमम बिट क्या है? 8 बिट। मतलब 8 बिट मतलब आपका बाइनरी जो है आपका 8 बिट रहेगा। जैसे आर्बिटरी आई जस्ट टेक 1 0 लाइक दिस, आप तो कितना रहेगा? 0 to 7 यहाँ पे बिट रहेगा, है ना? हो गया आपका 8 बिट। तो 2 to the power 8 करोगे तो मिलेगा आपको 256। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इनपुट इमेज लिए हैं, तो ये जो इनपुट होगा उसको यू जस्ट डिफाइन एज ए डेटा सेट 1, एंड दैट मस्ट कैरी सम यूनिट्स, कैरी सम बिट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? N1, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं N1। तो ओबियसली आफ्टर कॉम्प्रेशन तो N1 तो N1 नहीं रहेगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर कॉम्प्रेशन डेटा सेट आपका चेंज हो गया है, डेटा सेट 2, एंड दिस इज नथिंग बट कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चला आया है, एंड नाउ इट हैज N2 कैरिंग बिट्स, और you can say N2 units. So obviously after compression you can't say N1 equal to N2. होगा क्या? N1 equal to N2? Is it possible N1 equal to N2 हो सकता है? बताइए तो। नो सर। चलिए, बन गया सब, हम जो बनाना चाहते थे वो सब कोई बन गया। क्यों नहीं हो सकता है? सर होगा सर, कि सेम इमेज ही, सेम ही डाटा तो निकाल रहा है, एकदम वैल्यू तो सब सेम ही रहेगा यार। 2 to the power में वैल्यू तो 256 दोनों तो बराबर ही हो गया ना सर। ना, देखिए 2 to the power 8 इक्वल टू 256, 8 बिट का बात है ना। हम जो बात बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप लॉसलेस कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए हम एक क्वेश्चन पूछे, अगर आप लॉसलेस कॉम्प्रेशन पे जा रहे हो तो आप तो कोई लॉस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे होगा इनपुट इमेज का जो नंबर ऑफ बिट्स रहेगा, आउटपुट इमेज का भी सेम बिट्स ही रहेगा, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहे हैं? वहाँ पे देखिए N1 इक्वल टू N2 होगा, है कि नहीं? हम तो लॉसलेस कर रहे हैं, हम तो कोई डेटा को लूज नहीं करेंगे। तो जब हम लॉसलेस कॉम्प्रेशन में जाएंगे तभी ना जाके मेरा इमेज जो है वो कॉम्प्रेशन माने उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए थोड़ा टाइम बाद और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है आफ्टर कॉम्प्रेशन, इसको हम लोग N2 बोल के डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों का रेशियो करते हैं, मतलब इनपुट कैरिंग बीट्स डिवाइडेड बाय आउटपुट इमेज कैरिंग बीट्स, दैट इज कॉल्ड CR, C सफिक्स R या C सबस्क्रिप्ट R, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो। समझ में आ गया क्या है? C कैपिटल R सबस्क्रिप्ट में जो है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन रेशियो एंड दैट इज डिपेंडेंट बाय N1 बाय N2। तो N1 क्या होगा? कॉम्प्रेस होने से पहले इमेज के अंदर
टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है उसी को आप n1 बोलोगे, ठीक है। n2 क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होने के बाद इमेज के अंदर जितना नंबर ऑफ बिट्स रहेगा उसको आप बोलोगे n2, दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन रेशियो, ओके। इसके बाद फॉरवर्ड जाते हैं। नेक्स्ट देखिए और एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब एक रिलेटिविटी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, माने कितना डेटा को आप रिड्यूस किए हो, कितना डेटा को आप क्या बोलते हैं रिमूव किए हो या इरेज किए हो, उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर डी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सी आर। एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ सी आर, कॉम्प्रेशन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन you will get what, you will get relative data redundancy, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक वैल्यू दिया गया है आर डी इक्वल टू 0.9 सपोज हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सी आर का वैल्यू क्या मिला है आपका 10:1, राइट, 10⁻1 10/1 मतलब n2 यहाँ पे 10 है, ठीक है, और आपका इनपुट जो है आपका 1 है, मैंने उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n1 या ओबियसली यहाँ पे n1 देखिए 1 है ना, यहाँ पे n2 होगा ना 1/CR, CR तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है। CR कितना किया, CR किया 10/1, ना से उल्टा बोले हम, CR मतलब तो n1/n2 है ना, n1/n2। हम दोनों एक्सप्रेशन एक साथ देख, हाँ ना यहाँ पे देखिए सी आर इक्वल टू 10/1 है, तो सी आर का फॉर्मूला क्या है यार, n1/n2 है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 10, n1 इक्वल टू 10 और n2 इक्वल टू जो है आपका 1। हम दो एक्सप्रेशन एक साथ देख रहे थे, और यहाँ पे है आपका 1/CR, तो यहाँ पे जाके उल्टा हुआ, यहाँ पे जाके उल्टा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए आर डी का वैल्यू क्या आएगा, नॉर्मल हाँ एकदम 1/रेसिप्रोकल नहीं, हम ही गलत बोल रहे थे, हम वही बोले, हम दोनों एक्सप्रेशन एक साथ देख रहे थे, ठीक है। तो n1 का वैल्यू आपका 10 ही है, ठीक है, n2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम जो पहले बोल रहे थे वहाँ पे अगर n2 10 हो जाता मतलब आप इनपुट कम दे रहे हो और आउटपुट में आपका ज़्यादा बीट आ जा रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन हो जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट माने मतलब आप रिडंडेंट नहीं कर रहे हो, आप बाहर से कुछ ना कुछ डेटा को वहाँ पे एक्स्ट्रा बीट को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम ही गलत बोल रहे थे। चलिए तो आर डी जो है, आर डी का वैल्यू देखिए आया है यहाँ पे 0.9। व्हाट डज इट मीन, अगर रिलेटिव रिडंडेंसी 0.9 होता है इसका मतलब क्या है, 90% ऑफ द डेटा इन द डेटा सीट 1 इज रिडंडेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। 90% ऑफ डेटा इफ आर डी दैट मीन्स रिलेटिव रिडंडेंसी इज नथिंग बट 0.9, तो इसका परसेंटेज निकालिए तो कितना होगा, 90% होगा। तो 90% ऑफ द डेटा इन डेटा सीट 1 इज रिडंडेंट। समझ में आ रहा है, मतलब इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसके हिसाब से आप उस इमेज से ना 90% डेटा को, 90% डेटा तो आपका रिडंडेंट है, तो 90% डेटा 100% डेटा के अंदर से आप 90% डेटा को आप रिमूव करवा सकते हो, तब भी इमेज आपके पास आएगा। क्वालिटी डिस्टॉर्टेड होगा बट मैक्सिमम 90% डेटा को आप रिमूव या इरेज करवा सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आप देखिएगा कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे मान लीजिए जो 1.5 घंटे का हम लोगों का मूवी था, ठीक है, 1.5 घंटे का मूवी का साइज कितना हो रहा है, साइज आपका हो रहा है ओनली 680। सुरेंद्र बोला था एक सीडी में शायद 680 MB का साइज होता है, 680 MB होता है। इतना ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड होता है, इतना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन यहाँ पे हम लोग देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आरडी इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसके हिसाब से आपको डिफरेंट तरीके से आपको आरडी निकालना होगा, ठीक है। बट इतना दूर आने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक मैथमेटिक्स आपको दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप कंप्रेशन रेशियो वहाँ से निकालिए, वहाँ से आरडी निकालिए, बट ये सब निकालने से पहले मुझे और बहुत कुछ करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है, पहले बताइए कंप्रेशन रेशियो और रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी डाउट्स? सर रिलेटिव डाटा में हम लोग सिर्फ फाइंड करते हैं कि कितना अथी है, रिटर्न बिट है इनपुट इमेज में। किसी भी चीज़ में आप रिलेटिव वर्ड क्यों, टर्म क्यों यूज़ करते हो, बताइए। why you use relative? सर सिमिलर में हम लोग रिलेटिव इसलिए यूज़ करते हैं, रिलेटिव इज़ नथिंग बट जब भी हम लोग कोई रेफरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जब स्कूल में थे ना, जब हम मुझे पहली बार पता था, जब पता हुआ था व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया था। 2 ट्रेन जा रहा है, ठीक है, तो 2 ट्रेन पे, एक ट्रेन पे आप बैठे हो, आप देख रहे हो आपका पास वाला जो ट्रेन है आपसे ज़्यादा जा रहा है, मतलब अब रिलेटिविटी क्या हो गया, आपके पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, आपका सामने वाला ट्रेन, पास वाला ट्रेन जो आपसे ज़्यादा स्पीड लेके जा रहा है। अब बताइए उस ट्रेन में जो बैठा है, जिसको आप रेफरेंस लिए थे, उस ट्रेन में कोई ना कोई बैठा है, वो क्या सोचेगा, अरे मेरा पास वाला जो ट्रेन है ना वो मेरे से स्लो जा रहा है, तो उसके पास रेफरेंस कौन हो गया है, आपका पास वाला ट्रेन। तो दोनों के हिसाब से रिलेटिविटी होगा, आप कहाँ से उसको देख रहे हो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे आप रिलेटिव टर्म को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम यूज़ किए रिलेटिव डेटा रिटेंडेंसी, मतलब एक्चुअल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, रिलेटिवली आप इसको बोल सकते हो। आप 90% ऑफ डेटा इन द, इसीलिए देखिए एक डेटा सेट 1 का रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे, राइट। 90% ऑफ डेटा आप रिमूव कर सकते हो विद द रेफरेंस ऑफ डेटा सेट 1, मतलब डेटा सेट 1 जो आपके पास आया है आफ्टर कंप्रेशन जो है, ठीक है, उसके भीतर जो है आपका 90% ऑफ डेटा जो है रिडंडेंट है। रिडंडेंट होने के बाद ही आपके पास वो डेटा आया है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव, यहाँ पे बात होता है रिलेटिव, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे क्या यूज़ होता है, डेटा रिडंडेंसी नॉर्मल यूज़ करते, बट यू यूज़ हेयर रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी, मतलब किसी का रेफरेंस में हम इसको रिडंडेंट बीट या रिडंडेंसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। हाँ सुरेंद्र, ये तो 1 है तो वो कॉम्प्रेस है ना? हाँ एकदम। उसके बाद भी 90% ना बीट है ना उसके बाद उसके होके मतलब ये जो है 90% ऑफ द डेटा इन डेटा सीट 1 इज रिडंडेंट, मतलब मैंने यहाँ पे लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज का थोड़ा है एक्चुअली रिडंडेंट, हाँ सॉरी ये रिडंडेंट एक्चुअली हो गया है 90%। अरे तभी ना 90% अगर डेटा नहीं रिडंडेंट करोगे तो आपके पास 10:1 कैसे आएगा, ठीक है, 10:1 ऐसे ही आया है, मतलब आप इसको बोल सकते हो 90% ऑफ द डेटा इन डेटा सीट 10, ठीक है, डेटा सीट 10 जो है, अच्छा मेरे ख्याल से डेटा सीट 1 मतलब इसी को डेटा सीट 1 बोला है, आप नंबर में मत जाइए, सही लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक, राइट, समझ में आ रहा है। डेटा सीट 1 मतलब N1 को डेटा सीट 1 बोल रहे हैं, ये वैल्यू को नहीं बोल रहा है, क्योंकि है ना पिक्चर में देखिए डेटा सीट 1 को, ये तो है डेटा सीट 1 और डेटा सीट 1 में आपका बिट्स कितना है, N1 बिट्स, ठीक है, मतलब इसी डेटा में आपका 90% जो है डेटा जो है रिडंडेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यही तो है ना मेरा डेटा सीट 1, यही है मेरा डेटा सीट 1, और डेटा सेट 2 में जो है आपका N2 बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स कितना है, N2 है, ठीक है। हम लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग
इस 1 को यहाँ पे ले रहे थे, ये नहीं है, ये डेटा सेट 1 आपका N1 है और डेटा सेट 2 आपका N2 है। ओके, ये हो गया हम लोग का रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट आप लोगों को क्या जानना होगा, ये जो कोडिंग रिडंडेंसी है, यहाँ पे देखिए एक ए वाला सिंपल मैथमेटिक्स आपको जानना होगा कोडिंग रिडंडेंसी में, ठीक है। आज डिस्कशन नहीं होगा, अभी तो टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को मैक्सिमम एल एवरेज निकालना होगा, ठीक है। एल एवरेज क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ कोडिंग है और यहाँ पे देखिए वेरिएबल लेंथ कोडिंग है, एंड ये सॉल्व किया गया है यूजिंग हॉफमैन कोडिंग। हॉफमैन कोडिंग देखिए सॉल्व किया गया है, HOF हॉफमैन कोडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा कैलकुलेशन इक्वेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए टुडे अप टू दिस। सर वो बोल रहे थे अटेंडेंस नहीं बन रहा है सर। ओ, मेरा तो नहीं बना। अच्छा, हम चेक कर लेंगे एक बार, स्नैप लेते हैं यहाँ से, ठीक है पूजा, ठीक है, चलिए। ठीक है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।